क्या दुनिया में दो चेहरे बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? नहीं न। फिर तो वो वही थी, गौरी, 100% गौरी। हाँ, वो गौरी श्रीवास्तव ही तो थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठीं जबकि मौसम सर्दी का था। गौरी को देखते ही एक पुराना अपराध बोध मेरे भीतर फन उठाकर खड़ा हो गया। मन में एक भयानक अंधड़ चलने लगा था। बरसों पहले बीता हुआ सभी कुछ परत दर परत खुलता जा रहा था मेरे सामने। मुझे पता है कि सभी के जीवन का एक अतीत तो होता ही है। गौरी मेरे अतीत का एक ऐसा अंधेरा पहलू थी जिसे याद करते हुए मुझे घबराहट होती थी। क्या गौरी की ही हाय मुझे लगी है? अक्सर अकेले में खुद से पूछता हूं मैं, लेकिन जवाब सुनने का मुझ में साहस नहीं है, इसीलिए अपने अतीत के उन पृष्ठों को मैं बंद ही रखना चाहता हूं। गौरी श्रीवास्तव अचानक इस तरह नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में ठीक मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठी मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अखबार की ओट में मैंने अपना चेहरा काफी कुछ छिपा लिया था, लेकिन आंखें जब तब गौरी के चेहरे पर चली ही जा रही थीं। आज 25 बरस बाद भी गौरी के चेहरे पर वैसी ही मासूमियत है। भोलापन और कोमलता चेहरे पर इस तरह पसरी है मानो उम्र ने उसे छुआ ही न हो। जबकि मैं जानता हूं कि इसी समय ने बाहरी तौर पर मुझे कितना बदल दिया है। मन के भीतर आया बदलाव तो बस मैं ही समझ पा रहा हूं, लेकिन बाहरी बदलाव को दुनिया ने देख रखा है। अब मैं गंजा हूं। गंजेपन को छिपाने के लिए हैरिस केप बराबर लगाता हूं। शरीर भी भारी हो चुका है। कभी हमेशा क्लीन शेव्ड रहने वाला मैं अब दाढ़ी रखने लगा हूं, सफेद दाढ़ी। आंखों पर बाइफोकल्स चढ़ चुका है। और हाँ, एक बात और भी है। कई बरस पहले हुए फेशियल पैरालिसिस के कारण मेरा चेहरा कुछ विकृत सा भी हो गया है। कोई भी पुराना परिचित मुझे आसानी से पहचान नहीं सकता। अब आईने में खुद को देखते हुए अच्छा नहीं लगता। ट्रेन छूटने में अभी समय था कि उतनी ही देर में 23-24 साल का एक नवयुवक अचानक से हड़बड़ाता हुआ गौरी के पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में कुछ पत्रिकाएं और फल थे। सॉरी माँ, लेट हो गया। आप आराम से तो स्टेशन आ गई थी न? वो शायद अपनी माँ को विदा देने के लिए आया था। जैसे ही वो गौरी के पास बैठा, उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। काफी असहज हो गया था मैं। ट्रेन चलने का समय हो गया था। वो युवक अपनी माँ के पैर छूकर चलने को हुआ तो गौरी ने उसके माथे पर एक स्नेहसिक्त चुंबन जड़ दिया। वो अपने बेटे को दूर तक निहारती रही। बेरा चाय और स्नैक्स सर्व करने लगा था। गौरी ने एक उड़ती हुई दृष्टि मुझ पर डाली। उसकी आंखों में पहचान का कोई भी चिन्ह नहीं था। बरसों पहले के दिन याद आए जब मेरा और गौरी का घर पास ही पास था। बिन माँ की बेटी गौरी हमारे घर अक्सर आया करती थी। इस इकलौती बेटी में उसके पिता के प्राण बसते थे और मेरी माँ की दुलारी थी गौरी। एक ही जात, एक ही बिरादरी। उन दिनों में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। गौरी का भी सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन घर के बड़ों ने पता नहीं क्या मंत्रणा करी कि अचानक ही मेरा और गौरी का रिश्ता पक्का हो गया। उसी साल मेरा मेडिकल में चयन हुआ और गौरी के पिता ने खुशी खुशी अपने भावी दामाद के लिए अपना घर गिरवी रखकर जो कर्जा लिया उसे मेरी मेडिकल की पढ़ाई में लगा दिया। 16 बरस की गौरी सूजी आंखें और लाल नाक लेकर मेरे पास आई थी। मुझे नहीं करना ब्याह। तुम अपने पैसे से डॉक्टरी क्यों नहीं पढ़ते? षोडशी गौरी कितनी सुंदर लग रही थी उस समय। तुम मेरी पत्नी बनकर भी तो डॉक्टरनी कहलाओगी। गौरी, 5 बरस तो चुटकियों में बीत जाएंगे।
उसे समझाने का असफल प्रयास किया था मैंने, लेकिन गौरी रोती ही रही। अंततः समाज की परंपराओं के सम्मुख गौरी ने समझौता कर ही लिया। मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ने गया और गौरी कला वर्ग से आगे की पढ़ाई करने अपने मामा के पास चली गई। सच में 5 बरस चुटकियों में ही बीत गए। इस बीच मैं चाह कर भी गौरी से नहीं मिल सका। फिर जब MBBS पूरा करने के बाद डिग्री लेकर घर आया तो पता चला कि गौरी भी ग्रेजुएशन करके वापस आ गई है। माँ इस बार मुझ पर ब्याह के लिए बहुत जोर दे रही थीं। उन्होंने तो पंडित से मुहूर्त भी बिचरवा रखा था। गौरी के पिता मेरे और गौरी के ब्याह को लेकर आशान्वित थे। यदा कदा गौरी दिखती तो एक शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ पलकें झपकाकर भाग जाती। उस धुंधली सांझ में जब घर के सभी लोग किसी समारोह में गए थे और मैं घर पर अकेला था कि अचानक ही गौरी आ गई। वो मंदिर का प्रसाद लेकर आई थी। पहले की सूजी आंखें और लाल नाक वाली गौरी अब कमनीय कोमल युवती में बदल चुकी थी। इन 5 बरसों में मेरा व्यापारी मन अपनी सहपाठिनी श्यामली से बंध चुका था, क्योंकि पत्नी के रूप में मुझे अब डॉक्टर लड़की चाहिए थी। श्यामली के माता पिता दोनों डॉक्टर थे और शहर में उनका जमा जमाया क्लिनिक था। श्यामली से शादी करने पर मुझे अपना भविष्य जगमगाता हुआ दिख रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि गौरी मेरी वाग्दत्ता है और उस पर मेरा अधिकार है। हमारी शादी उसी साल दिसंबर में होनी निश्चित हुई थी और ये गर्मियों की बात है। मुझे आज भी याद है कि उस दिन गौरी ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। उसके धुले और खुले बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। प्यारा सुकुमार चेहरा, बेहद सुंदर गौरवर्ण माथा जिस पर मंदिर की रोली और चावल चिपके थे, कटावदार हल्की भूरी आंखें जिनमें हीरे जैसी चमक थी, पतली नाक में छोटी सी नथ और कानों में बालियां। लपक कर मैंने गौरी को बाहों में भर लिया तो वो स्तब्ध रह गई। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, वो कांप रही थी। क्यों? मेरा तुम पर अधिकार है। लेकिन अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है। गौरी बेतर घबराई हुई थी। सांझ का धुंधलका एकांत, बस मैं और गौरी। मुझे स्वयं पर काबू ही नहीं रहा। उसे पाने की इच्छा मुझ में बलवती होती गई। गौरी के लाख विरोधों के बाद भी मैंने अपनी मनमानी कर ही ली। अगले ही दिन मैं शहर वापस चला आया। कुछ हफ्ते बीते। गौरी ने मुझे कितने ही पत्र लिखे, लेकिन मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उल्टे अपने घर पत्र डालकर मैंने गौरी के साथ अपने ब्याह के लिए मना कर दिया। मैं श्यामली के साथ अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था। मेरे और गौरी दोनों के पिताजी मुझसे इस विषय पर बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन लोगों से मिलना तक उचित नहीं समझा। कभी जानना ही नहीं चाहा कि गौरी पर क्या बीत गई। कुछ ही समय बाद घर से पत्र आया कि गौरी और उसके पिताजी अपना घर द्वार छोड़कर कहीं चले गए हैं। कहाँ? कुछ पता नहीं। मैंने चैन की सांस ली। मैं MD करना चाहता था। श्यामली के पिता ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था। मोटी फीस भी वो ही भरते। लेकिन तभी कुछ हादसे, कुछ घटनाएं एकाएक घटती चली गईं। पहले ही प्रयास में श्यामली का चयन पोस्ट ग्रेजुएशन में हो गया और मैं रह गया। 2 बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसी दौरान मुझे फेशियल पक्षाघात हुआ और मेरा चेहरा विकृत हो गया। जिस चेहरे पर नाज था, मुझे उसी को आईने में देखकर अब घबराहट होती थी। श्यामली धीरे धीरे मुझसे कटने लगी और फिर एक दिन अचानक ही उसने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया। तब मुझे पता चला कि विश्वासघात किसे कहते हैं। जी में आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं।
एक पछतावे की आग धधकने लगी मन में, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को बेताब हो रहा हो। मस्तिष्क में एक अंधेरा सा घूमने लगा और उस अंधेरे में एक एक करके वो तमाम घटनाएं साकार होने लगीं जो मैंने गौरी और उसके पिता के साथ छल द्वारा की थीं। स्वयं में एक सफल ढोंगी दिख रहा था मुझे। एक बार फिर गांव लौट आया मैं, लेकिन गौरी का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद मैं एक असफल डॉक्टर बनकर गांव में ही रह गया। एक छोटा सा दवाखाना खोला और प्रैक्टिस करने लगा। बहुत दिनों तक अपने छल और पाप याद आते रहे, फिर धीरे धीरे समय की परतों में दबते चले गए। गांव भर में मेरी बदनामी हो चुकी थी, इसलिए मेरा घर भी बस नहीं पाया। अंततः मैंने नियति को स्वीकार कर लिया। वही गौरी इतने बरसों के बाद इस तरह मिल जाएगी कभी नहीं सोचा था। संयोग से उस कूपे में हम दोनों ही थे। मैं वर्तमान में लौट आया। मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मैंने बातों का सूत्र जोड़ना चाहा, लेकिन मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा। उसका चेहरा भावहीन था। आप क्या गौरी श्रीवास्तव हैं? जी नहीं, मैं गौरी सिंह हूँ। डॉक्टर गौरी सिंह, उसने दृढ़ता से मुझे देखा। मैं आत्मविश्वास से भरी उस महिला को देखता ही रह गया। मेरे होंठ सूखने लगे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर पसीना छलक आया। सहसा मुझे लगा कि मेरा सिर घूम रहा है। सहारे के लिए मैंने बर्थ के किनारे लगी रॉड को थाम लिया। पानी पी लो शोभन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वही गौरी हूँ। उसने मुझे पानी का गिलास थमाया। मैं सामने खड़ी उस बेहद आत्मविश्वासी गौरी से न आंख मिला पा रहा था, न ही चुरा पा रहा था। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। हमारे आसपास कोई सहयात्री नहीं था। वेटर कॉफी दे गया था। मैं कॉफी का मग पकड़े हुए था और गौरी खामोशी से कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। कितना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे और मेरे बाबूजी को। बाबूजी के ही पैसे से तुम डॉक्टर बने और उनकी ही बेटी का सर्वनाश करके मुंह छिपाकर भाग गए। क्यों? आज इतने बरस बाद ये जानने की मुझे जरा भी इच्छा नहीं है। गौरी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे एक आग थी। तुम्हें देखने के बाद लगता है कि ईश्वर ने न्याय किया है। गौरी ने एक उचाट दृष्टि मुझ पर डाली। दाढ़ी के पीछे मेरा चेहरा एक बार फिर पीला पड़ने लगा था। जानते हो शोभन, मैं बहुत दिनों तक भोर की बेला में एक सपना देखती रही थी कि चंडी मंदिर के घंटे जोर जोर से बज रहे हैं और मंत्रोच्चारण के बीच हम दोनों एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं। मैं सोचती थी कि मेरा ये सपना सच होगा, लेकिन हुआ क्या? गौरी ने दीर्घ श्वास ली। वो कहती रही, सगाई टूटने के बाद गांव में हर कोई सहानुभूति दिखा रहा था हमसे। पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें संभालते हुए मैं स्वयं पर ध्यान ही न दे सकी। जब संभली तो जाना कि मेरे गर्भ में तुम्हारा बीज अंकुरित हो चुका है। हम बाप बेटी अपने घर से बेघर होकर दूसरे शहर चले आए। बाबूजी की थोड़ी सी पेंशन थी। यहाँ अपना परिचय मैंने एक विधवा के रूप में दिया। पढ़ाई पूरी की और आज एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। गौरी के चेहरे से चरित्र का तीव्र प्रकाश फूट रहा था और उसकी किरणें मुझे झुलसा रही थीं। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया गौरी? आज मेरा चेहरा इतना बदल गया है कि मेरे तो अपने भी एक बारगी मुझे पहचान नहीं पाते। मेरे गले के भीतर कांटे उग आए थे। मेरी घबराहट साफ दिख रही थी। गौरी ने अपना रुमाल आगे बढ़ाया। अपना पसीना पोंछ लो शोभन। शायद तुम्हें पता न हो कि एक औरत अपना पहला प्यार और पहला समागम कभी नहीं भूलती।
और हाँ, मैंने आज तक शादी भी नहीं की। मैं एक चुप्पी भरे सन्नाटे में था। लग रहा था गौरी से मेरा परिचय अभी शुरू हुआ है और मेरी उम्र अचानक ही 18-19 बरस हो गई है। गौरी की आंखों में अजीब सा छलछलाया सा भाव दिख रहा था। उसके इस रहस्योद्घाटन से मैं स्तब्ध था। तुमने शादी नहीं की तो ये तुम्हारा बेटा, वो ईशान है? हाँ, मेरा बेटा। मुझे गौरी की ये पहेलियां बड़ी कठिन लग रही थीं। तुम डॉक्टर हो शोभन, बेहतर समझ सकते हो कि ईशान के जन्म की सच्चाई क्या है। गौरी पल भर को रुकी, फिर उसने शान से कहा, ईशान ने मुझे इतनी खुशियां दे दी कि उसके सामने तुम्हारा पाप मुझे बहुत छोटा लगता है। स्टेशन आ चुका था और ट्रेन एक झटके से रुक गई। गौरी ने अपना बैग उठा लिया और बिना कुछ कहे ट्रेन से उतर गई। एक बार भी पलटकर नहीं देखा। गौरी जा रही थी। विदा करते समय खोने का दुख और पाने का आनंद दोनों ही मेरे आंसुओं में हिलमिल रहे थे। गौरी ने मेरे वासनामय प्रेम के अंकुर को भी संजोकर संभाल कर बड़ा किया था। नतमस्तक था मैं। आईने के सामने आज के बाद मुझे कभी घबराहट नहीं होगी। ईशान की छवि मेरी ही प्रतिच्छवि है, मुझे पता है। लेकिन तब भी एक अजीब सी कसक है जो मन में घुलती ही जा रही है।